आज हम अपना लेक्चर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस या भारत पाक संबंधों पर वापस शुरू करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 1965 तक की लड़ाइयों के या युद्धों के विषय में बताया था कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो किस प्रकार से 1965 तक के युद्धों में तब्दील हो चुके थे। आज हम आगे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के बारे में। तो 1947 के बाद जो पाकिस्तान था वो बेसिकली दो जियोपॉलिटिकल रीजन्स में परिवर्तित हो गया था। एक था वेस्ट पाकिस्तान था और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो ज्यादातर किससे डोमिनेटेड था? बंगाली लोगों से डोमिनेटेड था। तो 1947 के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान भी दो नए भौगोलिक क्षेत्रों में बंट गया था। एक को हमने कहा पूर्व पाकिस्तान और एक को पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, पहले ये पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था और इसमें ज्यादातर कौन से लोग रहते थे? बंगाली लोग रहते थे। तो आफ्टर पाकिस्तान लॉन्च इट्स मिलिट्री ऑपरेशन सर्चलाइट, genocide of Bengalis in December 1971 and the political crisis in East Pakistan, the situation went out of control in East Pakistan. तो ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोग रहते थे और वो जो बंगाली थे वो बेसिकली अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर जो मुख्य पाकिस्तान है यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है उससे अपने को अलग मानते थे। तो वहां पर जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें एक तरीके की क्रांति आनी शुरू हुई और रिवोल्ट होना वहां पर शुरू हो गया, जिससे कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसने वहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि एक सैन्य जो ऑपरेशन था वो वहां पर शुरू किया, जिससे कि हजारों हजार बंगाली पाकिस्तानी मारे गए। और इस तरीके से जो 1971 की एक क्राइसिस है या एक संघर्ष है वो प्रारंभ हो गया। भारत ने इसमें क्या भूमिका निभाई? भारत ने पूरी तरीके से जो बंगाली पाकिस्तानी थे, पूर्वी पाकिस्तानी, उनको सपोर्ट करना शुरू किया, उनको समर्थन देना शुरू किया। उनको न केवल मॉरल सपोर्ट यानी कि एक तरीके का भावनात्मक समर्थन ही नहीं, वरन भारत ने जो वहां की एक संस्था थी जो इस पूरी मूवमेंट को चला रही थी, इस पूरे आंदोलन को चला रही थी, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। इस मुक्ति वाहिनी संस्था को भारत ने कई तरीके से, पैसे से, हथियारों से, हर प्रकार से मदद की। इस प्रकार से जो इस प्रकार की मदद से जो पूर्वी पाकिस्तान है वो जो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ने योग्य बन पाया भारत की मदद से। Indian Army launched an attack on East Pakistan from 3 sides and naval blockade of East Pakistan was imposed by Indian Navy, leading to the destruction of a significant portion of Pakistan's naval strength. तो भारत ने क्या किया? भारत ने तीन तरफ से जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको घेर दिया और एक तरीके से जो पश्चिमी पाकिस्तान से हथियार या आक्रमण हो सकता था वो होने से पूर्वी पाकिस्तान को बचा लिया। और इस तरीके से जो पाकिस्तान की जो नौसेना थी वो पूर्वी पाकिस्तान में दखलंदाजी नहीं कर पाई और उस पर आक्रमण नहीं कर पाई, क्योंकि भारत की सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेर लिया था। The US Navy tried to blockade India, but Soviet Navy held them off in Bay of Bengal.
तो अब पाकिस्तान की मदद के लिए कौन आया? अमेरिका आया। और अमेरिका ने क्या किया? भारत को रोकने की कोशिश की कि वो भारतीय जो नौसेना है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से हट जाए। लेकिन हमारी मदद के लिए कौन आ गया? हमारी मदद के लिए सोवियत यूनियन आ गया और उसने वहां पर हमें बचाने का प्रयत्न किया। With the surrender of 93,000 Pakistani forces, East Pakistan became an independent nation of Bangladesh. So, जब युद्ध छिड़ा पूर्वी पाकिस्तान में, तो करीब 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनने अपने हथियार डाले भारतीय सेना के सामने और उनने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने आया। इस युद्ध के बाद 1972 के युद्ध के बाद एक समझौता हुआ जिसका भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसको कहा गया शिमला समझौता। तो ये समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ये हस्ताक्षरित हुआ था 2 जुलाई 1972 में, 2 जुलाई 1972 में। और इस शिमला समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको सुनिश्चित करे, और दूसरा जो पाकिस्तानी युद्ध बंदी पकड़े गए हैं उन युद्ध बंदियों को छोड़ा जाए। और तीसरी बात इसमें यह तय की गई थी कि जो कश्मीर में मुद्दा चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस मुद्दे को बातचीत के द्वारा हल किया जाए। तो इस प्रकार से 1972 का युद्ध यहाँ पर शिमला समझौते के साथ समाप्त हुआ था। इसके बाद भी पाकिस्तान ने सीख नहीं ली और उसने फिर भारत पर युद्ध किया, और इस बार युद्ध का नाम था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? 1999 में। During the winters of 1998-99, the Indian Army vacated their positions at high peaks in Kargil sector of Kashmir, as they used to do it every year. तो हर साल सेना क्या करती है, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, विंटर्स आ जाती हैं, तो जो कारगिल क्षेत्र में ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वहां से जो भारतीय सेना है वो वापस आ जाती है ताकि ठंड में उनको वहां ना रहना पड़े। और इसी तरीके से उन्हें 1998 और 99 की सर्दियों में भी भारतीय सेना ने यही किया कि ऊंची जो चोटियां थी वहां से छोड़ के वो नीचे आ गए। पाकिस्तानी जो सेना थी उसने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और इस मौके को की तलाश में वो पहले से ही बैठे थे, और इस मौके को उनने भांप लिया। और उनने क्या किया, पाकिस्तानी सेना ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको उनने लांघ लिया, उसको पार किया। और उसको पारने के बाद वो जो खाली भारतीय पोस्ट जो ऊंची ऊंची चोटियों में थी वहां पर पाकिस्तान की सेना चली गई। इससे हुआ ये कि जब भारतीय सेना को इस चीज का पता चला कि उनकी जगह पर वो पाकिस्तानी सेना घुस आई है और मुजाहिदीन उनको मदद कर रहे हैं पाकिस्तानी सेनाओं को, तो ये एक मुद्दा बन गया भारत और पाकिस्तान के बीच के टेंशन का या इनके बीच में संघर्ष का एक मुद्दा बन गया। भारतीय सेनाएं और खासतौर से भारत की जो एयरफोर्स है उनने वापस अपनी जो पोस्ट थी उन पर जाना प्रारंभ किया और उनको वापस लेना, पाकिस्तान की सेना से उनको वापस लेना प्रारंभ किया। और इस प्रकार से कारगिल युद्ध छिड़ गया। लेकिन इस कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की विजय हुई और आज हम देखते हैं कि प्रत्येक 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि तब कारगिल युद्ध से हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं
वो कारगिल युद्ध में जीत चुकी थी। 2001 में आगरा में एक शिखर सम्मेलन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2001 में। और इस शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि जो परमाणु हथियार हैं दोनों के पास, उनको लेकर चर्चा की गई। जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उसको सॉल्व करने के लिए चर्चा की गई। जो टेररिज्म का, आतंकवाद का मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, उसको सुलझाने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार से काफी जो नेगोशिएशंस थे या बहुत सारी जो वार्ताएं थी इन दोनों देशों के बीच में हुई, और इसको हम आगरा संधि के रूप में या आगरा ट्रीटी के रूप में जान सकते थे। लेकिन हुआ ये कि सारी चर्चा होने के बावजूद भी दोनों देश इस संधि को हस्ताक्षरित नहीं कर पाए, और इस प्रकार से आगरा संधि कभी हस्ताक्षरित नहीं हो पाई। तो जो भारत और पाकिस्तान में अगर हम मुख्य रूप से देखें तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आज भी बहुत ज्यादा ज्वलंत है। तो सबसे पहला तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ही हैं, यानी कि जो हमारे भौगोलिक जो मुद्दे हैं वो हमारे बीच में बहुत ज्यादा हैं। एक और जहां पर कश्मीर को लेकर, कश्मीर में जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन है। फिर सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है। सियाचिन ग्लेशियर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी भारत और पाकिस्तान के बीच में रहा है, और पहले सियाचिन ग्लेशियर में किसी की भी सेनाएं नहीं थी, लेकिन अब दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाएं वहां पर लगा दी हैं। तो ये एक मुद्दा रहा है। इसके अलावा सर क्रीक का जो संघर्ष है, डिस्प्यूट है, मुद्दा वो भी रहा है। सर क्रीक कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ में, जो कच्छ का रन है यानी गुजरात, और जो पाकिस्तान की सीमा कहाँ से लगती है वहां पर? सिंध से लगती है। और इस दो हमारे जो रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध है, इसके बीच में जो समुद्री एक क्षेत्र है जिसको सर क्रीक कहा जाता है, उसमें भी भारत और पाकिस्तान को लेकर एक टेंशन बना हुआ है, सर क्रीक को लेकर कि बाउंड्री को लेकर खास तौर से। इसके अलावा हमारे और पाकिस्तान के बीच में वाटर डिस्प्यूट भी है। वाटर डिस्प्यूट यानी कि जो सिंधु नदी का पानी है, इंडस रिवर वाटर है, उसकी शेयरिंग को लेकर हमारे बीच में टेंशन है। हालांकि हमारे बीच में एक संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 की साइंड है, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवाद लगा ही रहता है। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान समय समय पर जिस प्रकार से भारत के क्षेत्र में आकर आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देता है, उससे हमारा जो टेंशन है वो कम नहीं होता, वो और आगे बढ़ता जाता है। इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रोपेगेंडा है, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ जो बोलने की एक आदत है, वो भी बनी हुई है। खासतौर से जो पाकिस्तान है वो कश्मीर का मुद्दा, भारत में मानव अधिकार का मुद्दा, वो हमेशा यूनाइटेड नेशंस में उठाता रहता है और भारत इसका जवाब देता रहता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने 26/11 मुंबई जो हमला था वो पाकिस्तान ने अंजाम दिया, जो कि एक बहुत ही भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन का मुद्दा बन गया। और इस मुंबई हमले में बहुत सारे भारतीय मारे गए और बहुत भारत को नुकसान हुआ, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन का मुद्दा बना। इसी प्रकार से पठानकोट में जो भारतीय वायुसेना है उसमें जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनने घुसकर हमला किया। इसी प्रकार से उरी
जो क्षेत्र है उसमें भी कश्मीर के उरी क्षेत्र में यहाँ पर जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उनने भारतीय सेना पे हमला किया। इसी तरीके से पुलवामा में आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय सेना के जो ट्रक्स थे उनको उड़ा दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं पाकिस्तान की तरफ से, खास तौर से आतंकवाद की घटनाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में टेंशन बना ही रहता है। भारत ने कई बार कोशिश की कि हम अपनी सेनाओं को पाकिस्तान भेजें, सर्जिकल स्ट्राइक्स करें, और भारत ने 2016 में 2019 में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की, जिनकी वजह से जो पाकिस्तान है उसको मानना पड़ा कि वो अपनी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको वो कम करे, वरना पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है। इसी प्रकार से जो भारत और पाकिस्तान है उसके बीच में आर्टिकल 370 को लेकर, यानी कि जो अनुच्छेद 370 भारत ने हटा दिया है भारतीय संविधान से, उसको लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कश्मीर में घुसना इसीलिए बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि वहाँ पर भारतीय संविधान लागू नहीं होता था और वो एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र था। लेकिन अब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करके उसको पूरी तरीके से भारत में मिला लिया है। तो अब ये भी पाकिस्तान के लिए टेंशन का विषय बन गया है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी ही रहती है। लेकिन मोदी सरकार, या जिस हम कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट के जो प्रयास ऐसे रहे हैं कि उनने उन सभी देशों को जो कभी पाकिस्तान का साथ दिया करते थे उनको अपनी तरफ मिला लिया है। मोदी जी ने उन सभी देशों की यात्राएं की, खासतौर से अरब देशों की यात्राएं की, जो कि इस्लामिक देश हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे एक टाइम पर। तो वो देश भी, उन देशों को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। और इस तरीके से कई प्रयासों के बाद अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में हमें थोड़ी शांति नजर आती है। और जो कई मुद्दे तो हमारे बीच में नहीं सुलझे हैं, लेकिन पाकिस्तान को शांत करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास इस नई सरकार ने किया है। धन्यवाद।